हम लोग शुरू करते हैं। सर आवाज नहीं आ रही सर। नहीं, आवाज नहीं आ रही। आ रही है आवाज, आ रही है, आ रही है सर। किसी की नहीं आ रही। चेक करो, मुन्नी जी की भी नहीं आ रही। भाभी आप अपनी चेक करो। कोई और ऑन करिए। आ रही है, सबकी आ रही है। अनिता मैम आपकी भी आ रही है। नहीं सुधा तुम्हारी भी नहीं आ रही। अपना इनकमिंग वाला देखिए जरा। आपका फिर कोई प्रॉब्लम, आपके यहाँ कहीं प्रॉब्लम होगी। हाँ लेफ्ट हो जाइए फिर करिए। हेलो। हाँ हम लोग शुरू करते हैं मेरी प्रार्थना। हाँ पता नहीं, मैं एग्जिट होके करती हूँ फिर। हाँ एग्जिट हो जाइए, कर लीजिए। स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो हैं बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। अब आ रही है आवाज? अब तो आ रही सर। समवायु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव समवाय फाउंडेशन की उपाध्यक्ष उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी त्रिपाठी जी उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राव जी उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 1 की स्टूडेंट है, उनका स्वागत है।
हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित है, जो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित है, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में आज की जो फैकल्टी है, अनिता जैन जी सेमेस्टर 5 के हैं, उनका स्वागत है और समवाय फाउंडेशन की वो प्रमोटर भी हैं। हमारे बीच में बबली सिंह सेमेस्टर 4 की स्टूडेंट हैं, वो और समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और एक्यूप्रेशर शोध एवं प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज के से संबद्ध है। वहाँ के 3 मनीषियों के हम लोग ऋणी हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे आदरणीय JP अग्रवाल सर और तीसरे हैं एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सर्राफ सर। इन मनीषियों के अतिरिक्त अन्य गुरुओं से भी हमने ज्ञान ग्रहण किया है, शिक्षा ग्रहण किया है, चिकित्सा के संबंध में भी ज्ञान अर्जित किया है। उनके प्रति भी हम श्रद्धा बनत है। वहाँ का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन। उसी मोटो को पूरे विश्व में फैलाने के लिए हम लोग कृत संकल्प हैं और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये विधा जो कम खर्चीली है, उसका लाभ समस्त पीड़ित मानवता को मिले और वो पूरे विश्व में फैले। इसी कामना के साथ हम लोग आज की शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारे बीच में अनिता जैन जी उपस्थित हैं, वो सेमेस्टर 5 की स्टूडेंट भी हैं और हमारी आज की फैकल्टी भी हैं। चाइनीज की के संबंध में, उससे संबंधित जो रोग हैं सेकेंड सेमेस्टर में टिटाइस 7 है, उसी में जो की से संबंधित रोग हैं, उन रोगों पर प्रकाश डालने के लिए आज उनकी वार्ता है। तो मैं उनको स्वागत कर रहा हूं उनका और उनको शेयर भी कर रहा हूं, उनको आह्वान कर रहा हूं कि आप शुरुआत करें। मैं शेयर कर दे रहा हूं। नमस्ते सभी को एंड थैंक यू सर। आज मैं की के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करूंगी, उससे संबंधित रोगों के बारे में और की क्या होती है, हम उसके बारे में आज थोड़ी चर्चा करें। सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि की क्या है। तो की ये एक संपूर्ण सृष्टि तथा मनुष्य के शरीर में एक ऊर्जा होती है जो पूरे टाइम संचालित होती है, उसे हम की कहते हैं। मानव शरीर में की हमेशा इधर से उधर बहती रहती है और मानव शरीर में निश्चित मार्गों पर वो बहती है। इधर से उधर तो जाती है पर उसके मार्ग बिल्कुल निश्चित होते हैं कि वो किधर से किस चीज की ऊर्जा कैसे जाएगी। मानव शरीर में की कभी ऊपर से नीचे जाती है, कभी नीचे से कहीं ऊपर से नीचे जाती है और कहीं केंद्र से परिधि की तरफ जाती है और कहीं परिधि से केंद्र की तरफ जाती है। इस तरह से ऊर्जा हमारे शरीर में, मानव शरीर में बहती रहती है। जो मेरिडियंस में बहती है, जिन मार्गों में ऊर्जा निरंतर बहती है, उन ऊर्जा प्रवाह पथ को हम मेरिडियन कहते हैं। इन मेरिडियन पे एक्यूप्रेशर के उपचार बिंदु होते हैं, उन्हें हम एक्यू पॉइंट कहते हैं और उन पर उपचार करके शरीर के इनबैलेंस को ठीक किया जा सकता है। ये एक्यू पॉइंट शरीर के में चर्म के पास होते हैं और बिंदुओं पर उपचार देने से शरीर के अंदर गहराई तक प्रभाव पड़ता है और गहराई के अंदर जो रोग होते हैं, जो क्रॉनिक रोग होते हैं, उनको भी वो ठीक कर देते हैं। अब की क्या होती है और की कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, की का क्या प्रभाव होता है, की किस तरह से होती है, उसके बारे में हम आगे जब जानेंगे। की में मुख्यतः 5 तरह की विसंगतियां होती हैं, डिसहार्मोनी जो होती हैं, वो शरीर में, मानव शरीर में 5 तरह की होती है। डेफिशिएंसी होती है, सिंकिंग होती है, कोलैप्स होती है, कोलैप्स ऑफ की होती है एंड स्टैग्नेशन होती है और कॉन्ट्रावेशन होता है। जो डेफिशिएंसी होती है उसमें ये होता है कि की में क्या कमी है, थोड़ी बहुत कमी आ जाती है, हम उसको दूर करते हैं। सिंकिंग में ये होता है कि जितनी ऊर्जा होती है उससे भी और भी कम हो जाती है, वो सिंकिंग ऑफ की होती है। कोलैप्स, बिल्कुल ही नीचे गिर जाना की का, उसको कोलैप्स ऑफ की कहते हैं। स्टैग्नेशन में होता है कि की में कहीं कहीं रुकावट आ जाती है, उससे अनेकों प्रॉब्लम्स होती हैं, कहीं पेन होता है, तो एक डिफरेंट टाइप के और भी चीजें होती हैं, वो हम आगे जानेंगे। तो
उसको स्टैग्नेशन ऑफ की कहते हैं। एंड कॉन्ट्रावेक्शन ऑफ की, कॉन्ट्रावेक्शन में ये होता है कि जो की का जो रास्ता होता है, जो मार्ग होता है, वो कुछ अलग हो जाता है, जिससे जो शरीर में प्रॉब्लम्स आती हैं, वो कॉन्ट्रावेक्शन ऑफ की होता है। अब की में ये है कि एक लेवल होता है, जैसे मान लो 10%, 5% की का होता है, उससे थोड़ी नीचे हुई तो उसको हम कहते हैं डेफिशिएंसी कहते हैं। अब उस लेवल से और भी नीचे चली जाएगी तो उसको हम सिंकिंग कहेंगे, और उस लेवल से और भी नीचे अगर चली जाती है तो वो कोलैप्स ऑफ की हो जाती है। इसमें ग्राफ दिया हुआ है, आप इसको अच्छी तरह से देखें और समझें इसमें कि की का लेवल क्या है। एक लाइन दी गई है, उसके अकॉर्डिंगली इसमें पूरा डिटेल दिया है, और बहुत इजीली वो चीज समझ में आ जाएगी कि किस तरह से की का वो दिया है। फिर कॉन्ट्रावेक्शन की के बाद रेज्ड ऑफ द की कभी कभी जितनी होती है उससे ऊपर भी हो जाती है, और एक्सेस रेज्ड भी हो जाती है, तो वो एक्सेस टाइप में आ जाती है, ये डेफिशिएंसी टाइप में आ जाती है। इस तरह से हम दो तरह की कीज के बारे में हम जानेंगे। अब आता है डेफिशिएंसी ऑफ की, मतलब ऊर्जा की कमी। ऊर्जा की कमी अधिकांश रोगियों की से कमी ग्रसित होते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ की में निम्नलिखित लक्षण आ जाते हैं। ब्रीथलेसनेस आ जाती है, वीक वॉइस हो जाती है, टायर्डनेस, थकान लगने लग जाती है। हम लोग बहुत बार कहते हैं थक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, थकान सी होती है, काम करने का मन नहीं करता है। तो इस तरह की में हमको वो डेफिशिएंसी होती है, तभी हमें इस तरह की फीलिंग्स आती है। पसीना, किसी किसी को बहुत ज्यादा पसीना आता है, लगातार पसीना आता रहता है। भूख बंद हो जाती है, और हाथ पैरों में कमजोरी लगने लग जाती है। तो इस तरह से एक तो मन की कमी हो जाती है कभी जैसे कभी, और कभी कभी हाथ पैरों में वीकनेस फील होने लग जाती है। इस तरह से दो तरह से थकान इस तरह से इसमें होने लग जाती है। उपरोक्त में से कुछ लक्षण प्रकट होते हैं, और उपचारकों को पता लगाना पड़ता है कि इंटरनल ऑर्गन में डेफिशिएंसी हुई है या डेफिशिएंसी ऑफ की के हिसाब से उपचारकों को निम्नलिखित बातें जान करके हमको ये पता करना पड़ेगा कि कौन से ऑर्गन में किस तरह की हुई है। उस पर हम आगे इस तरह से पढ़ेंगे। लीवर की इज नेवर डेफिशिएंट, लीवर की कभी डेफिशिएंट नहीं होती है, ये हमको याद रखनी चाहिए। और जिनमें डेफिशिएंसी होती है वो है स्प्लीन, लंग्स, हार्ट, किडनी और पेरिकार्डियम। इन ऑर्गन्स में डेफिशिएंसी ऑफ की हो जाती है। अब आता है लंग्स गवर्न की कमी के सर्वप्रथम उपचारकों को ध्यान लंग्स की डेफिशिएंसी पर जाना चाहिए। लंग्स की डेफिशिएंसी के मुख्य लक्षण हैं ब्रीथलेसनेस और वीक वॉइस। वीक वॉइस होगी, धीरे धीरे बोलेगा, आवाज में कोई ताकत नहीं होगी। इस तरह की कंडीशन में हमको ये समझना चाहिए कि लंग्स की डेफिशिएंसी हो रही है पेशेंट। अब आता है स्प्लीन की डेफिशिएंसी। स्प्लीन इज द सोर्स ऑफ द फूड की, जो हम खाना खाते हैं उससे जो एक ऊर्जा बनती है वो स्प्लीन बनाती है, और स्प्लीन वो सब ऑर्गन्स को वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इसमें स्प्लीन की डेफिशिएंसी में सेकंड नंबर पर स्प्लीन पर ध्यान जाना चाहिए सभी का। जब अपन पेशेंट की सुनते हैं हम, और हमको जब ट्रीटमेंट देना है तो उसके सिम्टम्स को देखना पड़ेगा। जब स्प्लीन की डेफिशिएंसी होगी तो उसमें सबसे पहला वो सिम्टम होगा उसकी भूख चली जाएगी, उनमें नो एपेटाइट बताएगा पेशेंट, और लूज स्टूल बताएगा। ये दो मेन सिम्टम्स ऐसे हैं जो स्प्लीन की डेफिशिएंसी को हमेशा दर्शाते हैं। और लूज मोशन और नो एपेटाइट स्प्लीन से ही स्प्लीन का पता लगेगा, इन दो सिम्टम्स से। एंड एब्डोमिनल डिस्टेंसेस आफ्टर ईटिंग, जब हम खाना खा लेते हैं तो पेट में भारीपन लगने लगेगा, तो इन सिम्टम से हमको ये पता लगेगा कि स्प्लीन की डेफिशिएंसी हो रही है। फिर आता है किडनी की डेफिशिएंसी। किडनी आर द सोर्स ऑफ ओरिजिनल की ऑफ द पेरेंटल की। किडनी की डेफिशिएंसी होने से फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, उसके सिम्टम्स सब इसमें बताए हैं कि फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है, यूरोजेनाइटल में ऑर्गन लीक करने लगते हैं, यानी लिकोरिया, यूरिन का रोक ना पाना, इस तरह के जेनाइटल ऑर्गन में इस तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो पता लगता है कि किडनी की डेफिशिएंसी हमको वो पेशेंट को हो रही है। हार्ट गवर्न ब्लड, ब्लड जो है वो ब्लड को गवर्न करता है, हार्ट जो है वो ब्लड को गवर्न करता है। तो जब ब्लड शरीर में ब्लड का संचार प्रॉपर नहीं होगा तो हार्ट की डेफिशिएंसी का हमें पता लगेगा।
अब उसमें क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, हृदय में धड़कन बढ़ना होगा और वीकनेस इस तरह की लगने लगेगी। तो सबसे मेन फंक्शन है हृदय में धड़कन, पल्पिटेशन शुरू हो जाएगी। वीकनेस तो लगेगी ही क्योंकि हार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं जा रहा है, और इसमें पल्पिटेशन शुरू हो जाएगा। पेरिकार्डियम प्रोटेक्ट द हार्ट। पेरिकार्डियम क्या है? कवरिंग ऑफ हार्ट है। तो इसकी भी अगर डेफिशिएंसी होती है तो पेरिकार्डियम मेरिडियन आल्सो कॉल्ड द ब्रेन मेरिडियन, ये ब्रेन मेरिडियन कहलाती है। तो पेरिकार्डियम की जो जब की डेफिशिएंसी होती है तो उसमें इसके मेन लक्षण है कि मस्तिष्क में रक्त का संचार घट जाता है, और जब अपन कहते हैं कभी कभी सिर अपना भारी खाली खाली सा लग रहा है, ये इसका मेन सिम्टम है। और हेडेक भी शुरू हो जाता है और लो ब्लड प्रेशर होता है। इसका ये वाला ट्रीटमेंट हम अगर जो पेरिकार्डियम की का है, हम लो ब्लड प्रेशर में भी पेरिकार्डियम की का हम ट्रीटमेंट देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट है, टेबल दे रखी है इसमें, जिससे हमें पता लगेगा कौन सी की में क्या सिम्टम्स हैं और किस तरह से हमें उसका ट्रीटमेंट और वो सारी चीज हमें बताइए। तो जब लंग्स की होगी तो उसमें ब्रीथलेसनेस, वीक वॉइस एंड कफ हो जाएगा, जिससे कि हमको लगने लगेगी, थकान लगेगी, चेहरा व्हाइट व्हाइट हो जाएगा, सफेद सा होने लग जाएगा एकदम से, बिल्कुल जैसे शक्ति नहीं होती, शरीर में खून नहीं होता, इस तरह की फीलिंग्स चेहरे को देख करके लगेगी। एम्प्टी पल्स हो जाएगी, अपन ठंड को पसंद नहीं करेंगे उसके अंदर, और दिन में पसीना आएगा और बोलने का मन ही नहीं करेगा उसके अंदर, मन इतना अजीब सा हो जाएगा कि उसमें हमको बोलने का मन नहीं करेगा। और जब बार बार मौसम चेंज होगा तो बार बार हम सर्दी गर्मी इन सब चीजों को, बीमारियों को हम जल्दी जल्दी कैच कर लेगा बॉडी। तो उस तरह से हमको ये पता लगेगा कि यहाँ पर लंग्स की डेफिशिएंसी हो रही है। और अब हम टंग से भी हमें इसमें डायग्नोसिस हमें बताया है कि जीभ में जब लंग्स के एरिया में एक दो आड़े क्रैक आ जाते हैं, लंग्स का ये जीभ में अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग जगह बताई गई है, तो यहाँ पर जो लंग्स का एरिया है टंग में, उसमें आड़े क्रैक आएंगे, एक दो क्रैक आ जाएंगे, तो उससे हमें पता लगेगा, उससे भी हमें पता लगेगा कि लंग्स की डेफिशिएंसी, ये एक कंफर्म हो जाता है कि लंग्स की ही डेफिशिएंसी है। क्योंकि सिम्टम्स तो कई ऐसे होते हैं जो एक दो ऑर्गन के सेम सेम मिलते हैं, बट टंग देख करके हम बहुत अच्छी तरह से ये सब चीज डायग्नोस कर लेते हैं कि जो हमने सोचा है वो बिल्कुल सही है या इसमें थोड़ा चेंज करना है। अब इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि अगर रीजंस ही नहीं पता होंगे हमको तो हम उनसे सेफ्टी रखना चाहेंगे या कुछ रखना चाहेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। कारण हमारा ये रहता है कि माता पिता को कभी टीबी हुई हो तो संतान को लंग्स की डेफिशिएंसी होती है। ये तो माता पिता से पेरेंटल मिलती है अपन को, अगर हमने ध्यान नहीं दिया, खाने पीने का ध्यान नहीं दिया और इस तरह से रहा तो हमें इस तरह की डेफिशिएंसी होने लगेगी। अगर हम उस चीज को थोड़ा सा केयरफुली ध्यान रखते हैं तो हमें उसकी प्रॉब्लम हमें कम होगी, हो सकती है बट कम होगी उससे। मेज पर झुककर लंबी अवधि तक, ज्यादा दिनों तक, लंबे टाइम तक, दिन मतलब आवर्स भी लंबे और लंबे टाइम तक, कई महीनों तक, सालों तक अपन झुक करके अगर टेबल पर अगर हम काम कर रहे हैं तब भी लंग्स इफेक्टेड हो जाते हैं और लंग्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। सर्दी या फ्लू के लिए एंटीबायोटिक दवाई, जब अपने को नॉर्मल, अपने को सर्दी जुकाम या कुछ ऐसा होता है और बहुत ज्यादा दिनों तक चलने पर हम एलोपैथिक जो मॉडर्न मेडिसिन है उनको हम एंटीबायोटिक को ज्यादा जब ले लेते हैं तब भी लंग्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए है LU7, LU9, CV6, CV12, UB13 एंड ST36, इन सबको हम टोन करेंगे तो लंग की डेफिशिएंसी हमारी ठीक हो जाएगी और ये जो प्रॉब्लम्स हमें आई हैं वो दूर हो जाएंगी। अब नेक्स्ट आता है स्प्लीन की डेफिशिएंसी। स्प्लीन की डेफिशिएंसी में मैंने आपको अभी बताया कि इसमें सबसे पहले भूख चली जाएगी, तो इसमें नो एपेटाइट, हैवीनेस इन चेस्ट एंड एपिगैस्ट्रियम, लूज स्टूल एंड नोशिया, इस तरह की हमें सिम्टम्स इसमें दिखने लगेंगे। और जैसे लंग की डेफिशिएंसी में थकान और इस तरह के शैलो कॉम्प्लेक्शन, बिल्कुल ऐसे डल स्किन हो जाएगी, डल चेहरा हो जाएगा, इस तरह का अपने को होने लगेगा। एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन आफ्टर ईटिंग, हाथ पैरों में कमजोरी, खाना खा लिया हमको एक एनर्जी मिलनी चाहिए, पर स्प्लीन की डेफिशिएंसी में ये एक मेन फंक्शन है कि खाना खाने के बाद भी हमको एक वीकनेस लगने लगेगी और आफ्टर ईटिंग भारीपन लगने लगेगा।
अब इसको भी हम टंग से कैसे देखेंगे कि जो स्प्लीन का स्थान है वहां पर जीभ में आड़ा क्रैक आ जाएगा, छोटा होगा पर आड़ा क्रैक आएगा और जीभ के साइड में स्वेलिंग हो जाएगी। ये स्वेलिंग पूरी जीभ के साइड में नहीं होगी, जो मिड पार्ट है, जीभ का जो मिड पार्ट है उस एरिया में ही ये स्वेलिंग होगी और जीभ के मध्य भाग के साइड में होगी ये स्वेलिंग, और टीथ मार्क होंगे। इसका मेन एक ये है कि उसमें जीभ पर टीथ मार्क होंगे तो लंग्स की वो स्प्लीन की डेफिशिएंसी का हमें पता लगेगा कि ये स्प्लीन की डेफिशिएंसी ही है। इसके मेन कारण होते हैं समय पर भोजन ना करना, ज्यादा मानसिक श्रम करना, कोल्डनेस और कोल्ड एंड रॉ फूड ज्यादा खाना, एंड स्टूडेंट्स एंड बिजनेसमैन को ये ज्यादा होती है क्योंकि बिजनेसमैन का टाइम डिसाइड नहीं होता, कभी भी वो खाने के लिए उनको टाइम नहीं मिल पाता है, वो अपने काम के अकॉर्डिंग टाइम डिसाइड करते हैं खाने पीने का, उस तरह से रहता है। स्टूडेंट का भी ये रहता है कि वो थोड़े यंग होते हैं, केयरलेस होते हैं, तो कभी भी खा लेते हैं, कभी नहीं खाते, इस तरह का उनका चलता रहता है। तो जो असमय भोजन करना है वो उनके लिए ये दिक्कत का काम शुरू हो जाता है। और ज्यादा एक और इसमें पॉइंट है कि अगर आपके घर में नमी है तो भी ये प्रॉब्लम हमको देखने को मिलेगी कि स्प्लीन की डेफिशिएंसी इसमें हो जाएगी। तो उसको दूर करने के लिए हमको हमारे पास पॉइंट्स हैं SP3, SP6, ST36, CV12, UB20 एंड 21। इन सबको हम टोन करेंगे तो स्प्लीन की डेफिशिएंसी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। अब आता है किडनी की डेफिशिएंसी किडनी में होता है जब ये फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, वीकनेस ऑफ बैक, जो पीछे की तरफ, क्योंकि किडनी अपनी पीछे होती है तो पीछे की तरफ हमको कमजोरी सी लगने लगेगी और लोअर बैक पेन होने लगेगा। उसमें लोअर बैक पेन की तो काफी लोगों को शिकायत होती है, तो हमें किडनी पर उपचार देना चाहिए। वीक स्ट्रीम इन यूरिनेशन, ड्रिबलिंग आफ्टर यूरिनेशन, इनकंटिन्यूअस यूरिनेशन, ये सारे सिम्टम्स किडनी की डेफिशिएंसी के हैं। एक है न्यूरोसिस, जो रात्रि में जब हम मतलब बच्चे को ज्यादातर होती है ये प्रॉब्लम, जो बेड वेटिंग अपन कहते हैं, उस तरह की प्रॉब्लम बच्चों को भी कभी कभी ये चीजें हो जाती हैं जब किडनी की प्रॉब्लम होती है, थोड़ी डेफिशिएंसी होती है। यूरिनेशन एट नाइट और प्रीमेच्योर रिजेक्शन, स्पर्मेटोरिया, यूट्रस प्रोलैप्स, विजाइना डिस्चार्ज एंड लीकिंग सिम्टम्स ऑफ द लोअर ऑर्गन्स में, इस तरह की जब नीचे के छिद्रों से अपने को जब इस तरह की प्रॉब्लम होने लगती है तो वो किडनी डेफिशिएंसी को इंडिकेट करता है। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? महिलाएं जब ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं तो भी किडनी की डेफिशिएंसी होती है, और एक्सेसिव सेक्सुअल एक्टिविटीज, इन दोनों रीजन से भी, एंड अदर रीजंस भी हो सकते हैं, पर मेन सिम्टम्स यही है कि इस रीजन से किडनी की डेफिशिएंसी होती है। इन सब चीजों को इसको दूर करने के लिए है K3, CB4, UB23, 47 और GB4। इन सबको अगर हम टोन करेंगे, क्योंकि डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी में ऑलवेज हमको पॉइंट टोन ही करने पड़ते हैं, कोई कंडीशन नहीं है कि हमें उनको सीडेट करने पड़े, ये ऑलवेज टोन करने पड़ेंगे, तो ये डेफिशिएंसी दूर होने लगेगी। अब आती है हार्ट की डेफिशिएंसी। हार्ट की डेफिशिएंसी में पल्पिटेशन होगा, शॉर्ट ब्रीथ आएगी एंड मिडलाइन क्रैक होगा। टंग में देखेंगे तो मिडलाइन क्रैक आएगा, इसमें बीच में, क्योंकि हार्ट बिल्कुल टिप ऑफ द टंग होता है, तो वहां तक अगर क्रैक आता है तो हार्ट की डेफिशिएंसी का पता लग जाता है। अब उसके सिम्टम्स किस तरह से होंगे? हमें टायर्डनेस लगेगी, थकान लगने लगेगी, शॉर्टनेस ब्रीथ होगी और स्वेटिंग होगी, क्योंकि मतलब सर इसमें दोनों टाइम स्वेटिंग हो सकती है, रात को भी दिन को भी? नहीं, स्वेटिंग मतलब अधिक हो, क्योंकि हार्ट और लंग्स दोनों कंट्रोल कर रहे हैं ना। ओके ओके सर, तो इसमें पसीना ज्यादा आएगा। हाँ। इसमें ये बताया है, टंग का ये बता ही दिया कि मिडलाइन क्रैक होगा एंड स्वेलिंग होगी ईच साइड। तो इस तरह से हम टंग को देख करके इसमें हम डायग्नोस कर लें। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? शरीर में कहीं से भी ज्यादा रक्त निकल जाए तो हार्ट की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि ब्लड को पंप करता है। अब जब प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा, हार्ट की डेफिशिएंसी हो रही है उसको, तो इसमें जब रक्त जब निकल जाएगा तो हार्ट को प्रॉब्लम इस तरह की होने लगेगी। एंड सैडनेस ऑफ द हार्ट की डेफिशिएंसी,
ज्यादा दुखी और ज्यादा दुख से भी, दुखी होने से और दुख से भी हमको ये हार्ट की डेफिशिएंसी होने इमोशन लगती का है। इमोशन का कंट्रोलर जो है हार्ट है। ओके सर। कंट्रोलर ऑफ ऑल इमोशंस। इसलिए कोई भी सैडनेस, ये नहीं, और कोई भी आप सैडनेस के साथ और अलावा भी जोड़ दीजिए, इमोशंस को कह सकते हैं, ऑल इमोशंस इमोशनल प्रॉब्लम होगी तो हार्ट की डिफिशिएंट हो सकती है, क्योंकि वही कंट्रोलर है। इमोशन कंट्रोल सर, हार्ट है। हाँ बोलो। सर एंजाइटी इमोशन में आएगा या बीमारी हुई सर? एंजाइटी वो इमोशन ब्रेन भी के, है ना, एंजाइटी वो इमोशन मानसिक भी है। बीमारी ब्रेन में आ जाएगी, वो पेरिकार्डियम में आ जाएगी ना सर। नहीं, एंजाइटी, देखिए हार्ट, देखिए कोई भी जो आप इमोशन जोड़ रहे हैं कहीं भी, वो सब अलग अलग ऑर्गन संबंधित हैं, लेकिन हार्ट चूंकि उनका कंट्रोलर है, इसलिए हार्ट को प्रभावित होना ही होना है। किडनी होगी तो भी भय होगा, तो भी किडनी प्रभावित होगी, लेकिन हार्ट प्रभावित होगा। आपको सैडनेस होगी तो लंग्स प्रभावित होगा, लेकिन यहाँ भी होगा। ग्रीफ होगी तो भी आपको स्किन प्रभावित होगी, लेकिन ये भी प्रभावित होगा हार्ट। क्रोध होगा तो लीवर प्रभावित होगा, लेकिन ये भी प्रभावित होगा अगर, तो इसलिए हार्ट को कंट्रोलर माना गया है। इसलिए कोई भी एंजाइटी भी, चिंता माने कोई इमोशनल है ना, कि आप चिंतित हो रहे हैं कि क्या हो गया, तो ब्रेन तो बाद में है, ब्रेन तो सेकेंडरी वो है, तो ब्रेन में कोई प्रॉब्लम डेवलप हुई, लेकिन हार्ट हमेशा आपका प्रभावित होगा, ये समझ लीजिए। तो इसकी डेफिशिएंसी के लिए हमको पॉइंट मिले हैं H5, P6, CV6, CV17, UB15, ऑल टोल। अब देखिए नेक्स्ट आता है, इसके लिए डिफिशियंसी बहुत, देखिए की वाला देख लीजिए पहले, उसका देखिए किडनी का कितने बढ़िया पॉइंट है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। K3 माने और बोले लोग, K3 माने K3 माने क्या है? ऑर्गन सोर्स पॉइंट सर। हाँ, तो ऑर्गन सोर्स पॉइंट पहले आपने लगाया, वही तो आप पहले बताते हैं ना कि ऑर्गन सोर्स पॉइंट को लगाना चाहिए। CV4 और GV4 क्या है किडनी के संदर्भ में, बताइएगा। ये पीछे CV4 और GV4 में इसेंस, किडनी इसेंस का वही प्रवेश द्वार है, याद करिए ना। GV4 तो GV4 सामने है, ऊपर हो पीछे है, तो GV4 के बगल से किडनी में दोनों के द्वार में जाता है किडनी इसेंस, तो GV4 द्वार वाला है। CV4 उसी के जस्ट सामने है, अंदर भाग में, इन भाग में। UB23 क्या है? बैकशू पॉइंट। बैकशू पॉइंट है। और बैकशू पॉइंट में एक और बताया था कि उसके बगल में, कि जहां 23 है उसी बगल में 47 है। आप देखिएगा, वो जैसे आया नीचे 23, नीचे चला गया, फिर दोबारा एक लाइन आई है, वो लाइन 47 23 के बिल्कुल बगल में है। याद करिए, अगर देखेंगे UB23 को, तो 23 के बगल में 47 आएगा, तो UB23 47 कर दिया, कुछ नहीं किया। यानी ऑर्गन सोर्स पॉइंट CV4 GV4 किडनी के प्रवेश द्वारों के लिए, एसेंस के लिए, और UB23 और 47। बिल्कुल सिंपल सा, आपको याद ही नहीं करना इसमें, 5 पॉइंट क्लियर। उसी तरह हार्ट 3 पॉइंट तो पूरे यही आ जाते हैं सर ये। हाँ, हार्ट 5 क्यों लगाया गया? देखिए हम लोगों ने एक पढ़ा, पैसेज पॉइंट पढ़ा है ना, किसने पढ़ाया था? पैसेज पॉइंट किसी ने पढ़ाया है। तो H5 में क्या था? H5 हम लोगों का था किससे था? अगर उससे ले लेता था एनर्जी, किससे एनर्जी? SI से। यस, तो क्यों? हमको हार्ट को सबसे अधिक बचाना है, ठीक है। तो हार्ट में हम लोगों ने क्या किया, इसकी एनर्जी इसके पास नहीं, तो हमने बगल वाले से ले लिया, उसके पेयर ऑर्गन से। P6 हम लोग क्या कह रहे हैं, क्या कौन सा पॉइंट है P6? बोलिए नहीं, डिस्टल पॉइंट, डिस्टल पॉइंट ऑफ चेस्ट का, तो चेस्ट का डिस्टल पॉइंट हो गया। CV6 एनर्जी, और CV17 क्या है? ये तो सर फ्रंट शू पॉइंट है। CV17 किसी पेरिकार्डियम का कुछ पॉइंट होगा सर। हाँ, पेरिकार्डियम का फ्रंट शू पॉइंट है सर। हाँ, फ्रंट शू पॉइंट पेरिकार्डियम का क्यों है? हमेशा हार्ट अंदर, जब कोई प्रॉब्लम होगी तो हार्ट की कवरिंग प्रोटेक्ट करेगी ना। पहले अगर आपके पास कोई दरवाजा है, तो पहले दरवाजा टूटेगा तब ना आपके मकान मालिक के पास कोई आ पाएगा। तो ये दरवाजा है CV17। और UB15 क्या है?
सर हार्ट का बैकशू पॉइंट। हाँ बैकशू नहीं, आप मत बताइए बैकशू पॉइंट क्या है, आप लोग बताएं बैकशू पॉइंट माने क्या था? यांग, बोलिए, ऐसे मत भूलिए। यूपी 15 क्या है? बैकशू पॉइंट माने, बैकशू पॉइंट का डिफाइन करिए। बैकशू पॉइंट माने यांग, यांग, यांग का अर्थ क्या हुआ? एनर्जी। जी तो एनर्जी कम हो गई है तो एनर्जी दे रहा है यूपी 15। सर पीछे से भी सपोर्ट कर रहा है वो एक्चुअली। कभी भी एनर्जी की कमी हो, कभी भी एनर्जी कमी किसी ऑर्गन में हो तो बैकशू पॉइंट को तो आपको टोन करना ही करना है। क्लियर? ये इस तरह जो पॉइंट रटिए नहीं, बल्कि उनको थोड़ा समझ करके और थोड़ा समझ लीजिए कि भाई पीसी पेरिकार्डियम 6 क्यों लिया है, CV17 क्यों लिया है। CV17 बहुत इंपॉर्टेंट है, CV17 को ले रहे हैं। CV6 आप पढ़िएगा, CV6 एनर्जी को हम लोग बार बार करें, 4 और 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए यूपी 15 बहुत सब, बस 5 पॉइंट है। चलिए, यस मैडम। जी सर। अब आता है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम हार्ट की कवरिंग है, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना अपना हार्ट है। कवरिंग सभी इम्पोर्टेंट होती है और ये एक अपने विशेष मतलब माना गया है, क्योंकि इससे ब्रेन, इसको ब्रेन की मेरिडियन बोला गया, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ये है कि इसके सिम्टम्स जो मिलेंगे हमको, जब इसकी कमी हो जाएगी, की कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी, तो टॉप ऑफ द हेड होगा, यहाँ हेडेक होगा, यहाँ पर अपने ऊपर की तरफ इसमें पेन होगा, हैवीनेस ऑफ हॉलो एंड हेड, ब्रेन अपने को खाली खाली सा लगने लगेगा, सिर में हॉलोनेस फील होगी और कमजोरी लगेगी, सर में रक्त की कमी हो जाएगी, लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, चक्कर, थकान लगना एंड छाती में भारीपन। इस तरह के सिम्टम्स हमको पेरिकार्डियम की डेफिशिएंसी से आने लगे। लो अब बीपी, इसके लो रीजंस, बीपी है, लो बीपी है, लो बीपी का इलाज इसी में करना है। याद करिए आप लोग, लो बीपी का इलाज पेरिकार्डियम में होना है। हाँ ये याद रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ब्रेन की मेरिडियन बता भी दिया गया ना। पेरिकार्डियम इन्होंने बताया कि ये चाइनीज के कंसेप्ट में, शायद डॉक्टर वालों ने कहा होगा या प्रोफेसर पार्कजीवू ने कहा होगा, पेरिकार्डियम को ब्रेन की मेरिडियन कह दिया गया। तो कवरिंग हार्ट की है तो हार्ट को प्रभावित नहीं होने देती, पहले खुद प्रभावित होती है, प्रोटेक्ट करती है। तो अगर यही प्रोटेक्शन इनका हो गया तो ब्रेन प्रभावित होगा। तो ब्रेन के देखिए, हेडेक, सर का ऊपर का एरिया, हैवीनेस, हेलोनेस इन हेड, हॉलोनेस मतलब हेलो के मतलब आपको लगे कि पता नहीं क्या हो गया है, तो वो जो बुझा से और क्या समझ में नहीं आ रहा, ऐसी स्थिति होगी। और वही लो बीपी का, सर में रक्त की कमी, कमजोरी तो लगेगी, की जहां कम है कमजोरी सब में लगनी है। सर में रक्त की कमी क्योंकि सर को कंट्रोल कर रहा है। लो बीपी इसलिए कि वो ब्लड प्रेशर यहाँ जा ही नहीं पा रहा है, तो इसलिए चक्कर आना उसकी सर की वजह से, थकान लगना, ये कमजोरी और थकान एक ही चीज है। छाती में भारीपन क्योंकि पेरिकार्डियम कहाँ पर है, CV17 कहाँ पर है सर? दोनों हम बता दें, यहीं पर आएगा, हार्ट के पास सर यहाँ आ जाएगा, है ना। बिल्कुल सर। भाई CV14 उसके ऊपर CV17। यस सर। तो इसलिए आप समझिए कि ये जो उसी की सिम्टम है, और फिर उससे आप थोड़ा रिलेट करिए आगे। तो लो बीपी में भी इसी का यही वाला ट्रीटमेंट चलेगा। अब इसके मतलब होता है, तो इसके पॉइंट्स हैं P6, GV25, 26, लीवर 2 and 3, K3 and 7, SP4 और SP6 और GB41, ऑल टोन्स, इन सारे पॉइंट्स को टोन किया गया है इसमें। कोई इसमें पॉइंट नहीं छोड़ा है, देख लीजिएगा। लीवर को भी लिया है, क्यों? लीवर ही तो कंट्रोल कर रहा है हार्ट को, और ये हार्ट की कवरिंग है, तो इस लीवर के पॉइंट को ले लिया। पेरिकार्डियम का छाती पर है इसलिए ले लिया। GV25 गवर्निंग वेसल है, क्योंकि अगर उसने कहा ना जीवी कहाँ पर होता है, जीवी की स्थिति कहाँ पर है, पीछे पीठ से आता है और कहाँ पर आता है, सर में रहता है, यही तो है गवर्निंग। तो गवर्निंग वेसल को उन्होंने पेरिकार्डियम से रिलेट किया। देखिए जीवी 25, 26, 20 तो यहाँ होता है चोटी पर, 20 चोटी पर होता है, ठीक है। तो 25, 26 आगे आएगा ना, बोलिए। जी सर। यस सर। और लोग नहीं बोल रहे हैं।
20 तो हमारा चोटी पर आ रहा है GV20, तो 25-26 कहाँ पर आएगा? 28 तो यहाँ आता, तो यही वाला तो एरिया है नाक के बिल्कुल आसपास, सर। यानी सर का भागी तो है। 25-26 हो गया। लीवर 2-3, ये कोई लीवर कंट्रोलर है। K3 किडनी को लिया, किडनी को भी नीचे से एनर्जी दे रहा। 3 और 7 दोनों, 3 और 7 दोनों एक ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है K7, वो भी माना जाता है कि मदर पॉइंट या मदर पॉइंट है, तो वो भी माना जाता है कि किडनी को बढ़ाएगा ऊर्जा को। SP4 स्प्लीन को भी लिया, और SP6 क्यों लिया? कहाँ का कंट्रोलर है SP6? कोई और विशेषताएं उसकी है? SP6 क्या है भूलिए नहीं, सेमेस्टर 1 डिजिटल पॉइंट में कौन कौन है? 4 पॉइंट तो याद रखना है आपको, 5-6 पॉइंट है। Li4, P6, SP6, UB54, यही सब तो पॉइंट है। तो ये GB41, ये सब इसलिए उन्होंने पेरिकार्डियम को सबसे अधिक महत्वपूर्ण, देखिए सबके 5-5, 6-6 पॉइंट है, इनके सबसे अधिक पॉइंट है, पेरिकार्डियम को इंपॉर्टेंट मान लिया गया ब्रेन की वजह से। ठीक है, आगे मैडम। जी सर। तो हमें इस तरह की 5 ऑर्गन्स में इस तरह डेफिशिएंसी मिलती है, और इनका ट्रीटमेंट भी इसमें दिया है, तो हम इस तरह से इसमें हम ट्रीटमेंट करेंगे। अब नेक्स्ट आता है सिंकिंग। की सिंकिंग जब हो जाती है तो जो डेफिशिएंसी है उससे भी और नीचे जब की आ जाती है तो की सिंक हो जाती है। अब जब की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा दिन तक रहती है और उसका हम कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हमें की सिंकिंग होने लगती है। डेफिशिएंसी की को अगर हम टोन करते हैं और सिंकिंग की को टोन करते हैं तो साथ साथ रेज भी करनी होती है। अब जैसे नीचे गिर गई है तो उसको हमें ऊपर भी उठाना है और डेफिशिएंसी को भी दूर करना है। इसमें 2 काम हो जाते हैं इसमें, कि गिरी हुई जो सिंकिंग जो कर गई वो बहुत ज्यादा जब डाउन हो गई है की, तो उसको हमें ऊपर की तरफ भी उठाना है, और जो डेफिशिएंसी है उसको भी हमें दूर करते हुए हमें इसमें दोनों का ट्रीटमेंट जब सिंक हो जाएगी तो हमें करना, उस ऑर्गन का हमें करना पड़ेगा। शरीर में विभिन्न भागों को की रेज करने के लिए स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं जिन पर उपचार देने के लिए मोक्सा और करने से की रेज हो जाती है। जब हम उसमें मोक्सा करते हैं, सर ने पहले भी बताया कि अदरक को गर्म करके और उस पे जब हम पॉइंट पर उसे घुमाते हैं तो वो मोक्सा होता है, तो इससे हमारी जो सिंक कर गई है वो डाउन मतलब रेज होने लगेगी। जैसे GV20 की को रेज करता है। इसमें एक पॉइंट है, जो एक पॉइंट ऐसा है जो 100 से भी ज्यादा बीमारियों का एक सिंगल पॉइंट है GV20। इसको बहुत सारे जगह पे हम यूज करते हैं। जब इसको हम टोन करेंगे तो की रेज होगी, तो ये रेज करने का पॉइंट है, और उसके साथ जो और भी पॉइंट है हम उनको भी यूज करेंगे साथ में, और मोक्सा करेंगे उन बिंदुओं पर, तो की रेज होने लगती है और सिंकिंग दूर होने लगती है। हमें निम्नलिखित पॉइंट शरीर में की को रेज करने के लिए ये पॉइंट है CV4, CV6, CV12, ST25, GV1 और UB35। इन पॉइंट्स को CV12 देखिए किसका पॉइंट है? CV12 अब तो मैडम आप मत भूलिएगा, CV12 बोलिए। CV12 थोड़ा याद रखिए आप लोग, ऐसे मत भूलिए, सेमेस्टर उसमें है। CV12 स्टमक का क्या है? अरे और लोग बोल रहे हैं, मैं तो नहीं क्यों कह रहा हूँ। फ्रेंडशिप पॉइंट है सर, ताकि यार फ्रेंडशिप पॉइंट है स्टमक का। जी सर। और स्टमक का 36 हम लोग बताया था कि देखिए स्टमक का 25 और स्टमक का 12 और 36 2 पॉइंट थे। 36 क्या था? 36 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उसको हम लोग बार बार याद करा रहे थे, होम्योस्टैटिक पॉइंट बैलेंस करता। और देखिए GV1, यहाँ देखिए ये जो डॉक्टर उन्होंने कहा है, किसी 2 लेखकों ने, UB35 को हम लोग कभी यूज नहीं करते नॉर्मली। UB35 देखिए लिखा हुआ सिंकिंग के लिए। UB35 बिल्कुल आपका कहाँ पर होता है? जब आपका दोबारा जाती है तो 30, 31, 32, 33, 34, 35, ये 30 से लेकर के 35 तक के पॉइंट जो है लोअर और मतलब उसके जो एरिया है गोनाइडल एरिया, इसके कंट्रोलर के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 31 से लेकर के 35 तक। ठीक है, तो नोट ये थोड़ा याद रखिए। UB35 बहुत कम यूज में आता है,
लेकिन इन्होंने लिखा था, ये एंटरैक्ट एंड नेवेल ने कोई लिखा होगा, तो उन्होंने UV35 को लिया। UV35 आपको जल्दी दिखेगा नहीं। GV1 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंपल GV1 को कुछ नहीं करना आपको, तो GV1 ये पॉइंट है, देखिए ये पॉइंट है, इसको आप हल्का प्रेस देंगे तो ये टोन हो जाएगा, हल्का प्रेस दीजिए तो ये टोन हो जाएगा। और CV1 इधर होता है, इसके जस्ट इधर, तो CV1 और GV1 दोनों को हल्का प्रेस देंगे तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, सिंपल सा, आपको बिना पॉइंट के करस्पॉन्डेंस का पॉइंट है वो, पॉइंट कॉरेस्पॉन्डेंस का पॉइंट है, प्रेस करने से ही इंप्रूव होने लगेगा उससे। ठीक है। और सिंकिंग की के लक्षण होते हैं थकान लगना, मानसिक अवसाद, शरीर के विभिन्न ऑर्गन की स्थानच्युति, मतलब प्रोलैप्स होना, अलग अलग हर मतलब शरीर के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनका स्थान बदलने लग जाता है, क्योंकि सिंकिंग हो रही है, की सिंक हो रही है, इस वजह से स्थान उनका बदलने लग जाता है। किस किस की हो सकती है? आमाशय मतलब स्टमक प्रोलैप्स हो जाएगा, एनस प्रोलैप्स हो जाएगा, वजाइना प्रोलैप्स होगा, यूरिनरी ब्लैडर प्रोलैप्स होगा, इंटेस्टाइन प्रोलैप्स होगी। इस तरह से इन स्थानों का प्रोलैप्स होगा अगर की सिंक कर गई है तो। अब किसको किस चीज का इफेक्ट होगा वो एक अलग बात है, बाकी इन सब चीजों की सिंकिंग होने लगती है। ये प्रोलैप्स वाले जितने भी केस हैं मैडम, ये बता दीजिए कि सारे स्प्लीन के हैं। हाँ सर, अभी नेक्स्ट में आएगा, अभी इससे आगे। हाँ। और कभी ऐसा भी लगता है कि सारे अंग नीचे को लटक रहे हैं, कभी कभी देखा होगा स्किन भी लटकने लगती है, वो भी सिंक में ही आ जाती है, वो की सिंकिंग की वजह से ही अपनी स्किन भी लटकने लग जाती है। किसी किसी की तो बहुत ही ज्यादा लटकती हुई दिखती है। जो पाइल्स होते हैं तो वो भी सिंकिंग की वजह से भी होते हैं। एंड बार बार पेशाब जाना, क्योंकि जब किडनी की सिंक करेगी तो बार बार यूरिनेशन के सिम्टम्स हमको दिखेंगे। और यूरिन रोकने में परेशानी, अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन जब हमें होगा इस तरह की कोई भी पेशेंट को, तो भी हमें सिंकिंग की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। अब सिंकिंग सिर्फ 2 ऑर्गन्स में होती है, एक स्प्लीन सिंकिंग होती है, एक किडनी सिंकिंग होती है। इन 2 ऑर्गन में सिंकिंग होती है। तो स्प्लीन की सिंकिंग में पहले डेफिशिएंट रहने लगती है स्प्लीन की, काफी समय तक लगातार डेफिशिएंट रहने के बाद की सिंक कर जाती है, क्योंकि वीक है वो और वीक होने लग जाती है। तो की सिंकिंग के हमें एक या एक से अधिक लक्षण हमको बहुत सारे मिलने लग जाते हैं इसमें। तो जब स्प्लीन की सिंकिंग होती है तो प्रोलैप्स ऑफ एनस, प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस और पेट के अंगों के लटक जाने की अनुभूति होने लगती है, स्किन भी लटकने लग जाती है, पाइल्स भी होने लग जाती हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स हमको स्प्लीन की सिंकिंग में मिलने लगते हैं। कमजोर नाड़ी होगी और वेरिकोज वेन्स जो आज की डेट में बहुत लोगों को मिलते हैं, तो ये भी स्प्लीन की सिंकिंग के कारण ही होती है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ये स्प्लीन सिंकिंग का भी एक ये सिम्टम है इसमें कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, क्योंकि होल्डिंग का काम स्प्लीन का है, तो वो होल्ड नहीं कर पा रही है। सब चीजों का पूरी बॉडी में होल्डिंग का काम स्प्लीन का होता है, तो ये जब यूरिन को होल्ड नहीं कर पा रही, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, तो स्प्लीन की सिंकिंग के सिम्टम्स में ये भी है। अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन, पेशाब करने में की जल्दीबाजी भी, ये भी स्प्लीन की सिंकिंग में आएगी। ये प्रॉब्लम्स कब होती हैं? जो प्रतिदिन अधिक देर तक खड़े रह करके काम करते हैं, उनको स्प्लीन की सिंकिंग हो जाने के चांसेस होते हैं। तो ये पॉइंट्स हैं इसमें, SP3, SP6, ST25, 36, CV1, CV6, CV12, UV20, 21 और GV1 और GV20। ये सारे पॉइंट बोथ साइड जब हम टोन करेंगे तो स्प्लीन की सिंकिंग ठीक होने लगेगी। इसमें ही स्प्लीन की के भी पॉइंट आ जाते हैं और सिंक के भी दोनों पॉइंट इसी में आते हैं, तो ये दोनों चीजें एक साथ इंप्रूव होने लगेंगी। जो डेफिशिएंसी हुई है और जो की बिल्कुल नीचे की तरफ गिर गई है, उसको भी हमें रेज करने के इसमें पॉइंट्स हैं। अब आती है किडनी की सिंकिंग। किडनी की सिंकिंग में किडनी यांग पहले डेफिशिएंट होता है। किडनी यांग इसमें स्पेशली दिया है कि किडनी यांग जब सिंक करते हो डेफिशिएंसी है, तो डेफिशिएंसी जब बहुत ज्यादा दिनों तक किडनी यांग डेफिशिएंसी होती है तो किडनी की सिंक करने लगती है और उसके ये लक्षण होते हैं।
किडनी की सिंकिंग के लक्षण को दो भागों में बांटा जा सकता है, यूरिनरी सिम्टम्स एंड सेक्सुअल सिम्टम्स। दो तरह के इसमें सिम्टम्स हैं। इसमें से एक तो ये है कि लीक करने लगते हैं और पेशाब अपने आप निकलने लग जाता है तथा वीर्य अपने आप बिना स्वप्न के निकल जाता है। पेशाब या वीर्य को रोक पाने की क्षमता इसमें घट जाती है। इससे अधिकतर लक्षण लोअर बार्मर में भी प्रकट होते हैं, मतलब जो किडनी के जितने भी सिंक करने के हैं वो नीचे की तरफ अपने जो जेनाइटल एरिया है उसी एरिया में ही ये सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। तो इसके मेन सिम्टम्स ये हैं, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एक्सेस यूरिनेशन, वीक स्ट्रीम यूरिनेशन एंड इनकंटिन्यूअस यूरिनेशन, ये सारे सिम्टम्स इसके। एंड सोए में अपने आप पेशाब निकल जाना और पेशाब करने के बाद बूंद बूंद पेशाब होना और रात में बार बार पेशाब होना, ये सारी चीजें किडनी की सिंकिंग के सिम्टम्स हैं। इनको हमें इस तरह से देखना चाहिए। मेल्स में क्या होता है कि बिना स्वप्न के वीर्य स्खलन हो जाता है, शीघ्र पतन और वीर्य स्खलनता, इस तरह से स्पर्मेटोरिया, इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें आने लग जाए, मतलब जो मेल की प्रॉब्लम्स है वो इस तरह से होने लगती है। फीमेल में होती है यूट्रस प्रोलैप्स, लिकोरिया एंड क्रॉनिक विजाइनल डिस्चार्ज। इस तरह की ये इसमें स्पेसिफिक दिया है कि लेडीज को किस तरह की प्रॉब्लम होती है और जेंट्स को किस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो ये हमको देखना है। अगर स्वप्न दोष हो तो इससे पता चलता है कि किडनी इनकी डेफिशिएंसी होकर एम्प्टी फायर बढ़ गई है, जिसके कारण कामुक स्वप्न आकर वीर्यपात हो रहा है। ऐसे में किडनी इन डेफिशिएंसी का अगर हम उपचार करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। और अगर बिना स्वप्न आधे रात में सोए वीर्यपात होता है तो किडनी की सिंकिंग का सिम्टम है। बहुत कम छोटा सा डिफरेंस है, पर अपन को ये ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें किस तरह से ये दिखाया है कि किडनी सिंकिंग का क्या मेन सिम्टम है और किडनी इनडेफिशिएंसी का क्या सिम्टम्स है। ये हमको एक बार आप लोग देखिएगा कि ये याद रखने वाले एक विशेष पॉइंट है। रात्रि में की अधिकता जब होती है तो नाइट इज, हाँ मतलब इनकी अधिकता हो गई है, रात्रि में इनकी अधिकता। वैसे नाइट इज इन और डे इज यांग, पर जब रात्रि में यांग की सिंक करने लगती है तो रोगी को बार बार यूरिन जाना पड़ता है। आप ये देखो, इसके अंदर बताया कि रात को हम इन डेफिशिएंसी हमेशा हम मानते हैं कि रात की जब प्रॉब्लम होती है क्योंकि नाइट इन है, पर अगर जब बार बार इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, नाइट में इन और डे इज यांग, जब रात्रि में यांग की सिंक करने लगती है तो रोगी को बार बार यूरिन जाना पड़ता है। मतलब यांग माने क्या होता है, फंक्शन, उसका फंक्शन वीक हो रहा है, इस वजह से उसको रात को यूरिन जाने की बार बार जाना पड़ता है। किडनी की सिंक करने का मूल कारण होता है मैथुन करना। महिलाओं में ज्यादा बच्चे पैदा करने से भी किडनी की सिंक कर जाती है। किडनी सिंकिंग के पॉइंट्स ये हैं K3, UB30, 23, 47, CV4, GV4, ये 5 पॉइंट हैं जो किडनी की सिंकिंग को दूर करते हैं और दोनों साइड लगाने पड़ेंगे, बोथ हैंड में इनको लगाना पड़ेगा। अब आता वाटर रिटेंशन ड्यू टू किडनी यांग डेफिशिएंसी। जब हमको किडनी यांग डेफिशिएंसी हो जाएगी तो वाटर रिटेंशन भी होने लग जाता है। जब लंबी अवधि तक शरीर में नमी का रुकाव होगा, पीछे अपन ने देखा था कि जहां नमी होगी वहां पर भी हमको प्रॉब्लम्स आएंगी कि इनडेफिशिएंसी होगी, यांग डेफिशिएंसी होगी, इस तरह का हमको ये सब चीज पिछली उसमें बताया था हमने। तो इसमें ये दिखाया है कि नमी का रुकाव होगा, जहाँ ठंडी तासीर का कच्चा भोजन लगातार खाया जाएगा और तो हार्ट यांग डेफिशिएंसी लगातार रहने लग जाएगी। और उसके बाद लंग की डेफिशिएंसी होगी तो एक्सटर्नल कोल्ड का आक्रमण बार बार होगा और उसके साथ ही किडनी यांग डेफिशिएंसी हो जाएगी। किडनी यांग क्योंकि किडनी की मदर लंग है, जब वो डेफिशिएंट होगा तो किडनी भी डेफिशिएंट होने लगेगी और उसका फंक्शन इफेक्ट हो जाएगा। तो पेशाब पूरी मात्रा में ना निकाल पाए तो शरीर में जल की रुकावट हो जाती है, क्योंकि जब उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो गया है तो ये यूरिन पूरी मात्रा में नहीं निकालेंगे तो वो बॉडी में ही वाटर का रिटेंशन होने लगेगा
और पूरे शरीर में सूजन आने लगेगी। इसमें 3 इंटरनल ऑर्गन प्रभावित हो सकते हैं, किडनी, हार्ट एंड लंग्स। इस तरह के इसमें जब देखेंगे तो हमें 3 ऑर्गन को हमें विशेष देखना पड़ेगा कि इन 3 ऑर्गन में डेफिशिएंसी आने लग जाएगी। जब किडनी प्रभावित होती है तो निम्नलिखित लक्षण आते हैं। इसमें तीनों के अलग अलग सिम्टम्स दिए हुए हैं। तो पहले हम किडनी की बात कर रहे हैं कि जब किडनी, मैडम ऐसा देखिए, इसको हम लोग चाइनीज का वो सिस्टम देखें जिसमें वो कह रहे हैं कि ये कंट्रोलर है और वो उसकी मदर है। ये जो लीवर, फिर उसके बाद हार्ट, हार्ट के बाद स्प्लीन, स्प्लीन के बाद लंग्स, लंग्स के बाद किडनी। तो आप इस चार्ट को देखिएगा, हार्ट यांग, हार्ट ऊपर है और हार्ट क्या है, ब्लड है, ब्लड माने हीट। नीचे किडनी क्या है, किडनी माने जल, जल माने नमी, कोल्डनेस। अब कोल्डनेस और हॉटनेस दोनों कंट्रोल करते हैं, शरीर के टेम्परेचर को बैलेंस करते हैं। यानी शरीर में जो ऊष्मा है उसको दोनों मिल करके बैलेंस करते हैं। तो अगर हार्ट यांग डिफिशिएंट हो जाएगी तो भी किडनी प्रभावित होगी, और किडनी अगर प्रभावित है तो भी हार्ट यांग डिफिशिएंसी हो सकती है। दोनों तो जुड़े हुए हैं, एक ऊपर है, हार्ट ऊपर है, किडनी नीचे है, ऐसे है। ठीक। दूसरा, लंग्स क्या है, लंग्स क्या कर रहा है, लंग्स बगल में, लंग्स है मदर ऑफ किडनी। तो लंग्स की अगर डिफिशिएंट है तो भी तो कहीं किडनी प्रभावित होगी, क्योंकि लंग्स भी तो ऊर्जा दे रही है किडनी को, तो लंग्स की वजह से भी हो जाएगी। दूसरा, आप स्प्लीन क्या है, स्प्लीन कंट्रोलर है किसका, किडनी का। तो स्प्लीन कंट्रोल कर रहा है किडनी को, और अधिक अगर ठंडी तासीर का अधिक भोजन अधिक खाया जाएगा तो भी स्प्लीन प्रभावित होगी। अगर स्प्लीन प्रभावित होगी तो उसका, चूंकि वो कंट्रोल कर रही है किडनी को, तो किडनी भी प्रभावित होगी। ये ऐसे ऐसे समझिएगा, ये लिखा नहीं है लेकिन इसको समझिए, पूरा उसी चार्ट को याद रखिए, पूरा दिमाग में रहना चाहिए चाइनीज में, कि वहां ठंडी तासीर का भोजन मेन है। मेन किसका सिम्टम है, मेन सिम्टम है ये स्प्लीन का। तो अगर आपने ये बहुत खा रहे हैं तो अल्टीमेटली किडनी, उससे स्प्लीन प्रभावित होगी और किडनी प्रभावित करेगी। नंबर 1, हार्ट यांग डिफिशिएंट होगी, लगातार रहने जाएगी, तो उससे क्या होगा, किडनी प्रभावित होगी। ऊपर वाले, ऊपर चैनल में ऊपर से ढक्कन हार्ट है, नीचे से ढक्कन आप समझ लीजिए किडनी है। फिर लंग्स जो है मदर है, इसलिए वो प्रभावित होगी। तो यानी 3 कोई भी होगा, एक सारे ऑर्गन, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ सारे ऑर्गन्स को बैलेंस करना है चाइनीज में, किडनी, हार्ट, लंग्स। और इसमें स्प्लीन नहीं लिखा, लेकिन स्प्लीन का फंक्शन आ गया, ठंडी तासीर का कच्चा भोजन अनवरत ज्यादा खाया गया हो, यानी ठंडे, वो जो आपका सलाद है वो भी माना जाता है ठंडा भोजन, चना चूर भुजिया ये भी मानी जाती है, आपका ब्रेड जो खाते हैं सवेरे वो भी माना जाता है कच्चा भोजन, ठंडी तासीर का कच्चा भोजन। ठीक है, फल जो खाते हैं वो भी माना जाता है ठंडी तासीर का कच्चा भोजन। यानी इनकी मात्रा इतनी ना हो कि आप कहें कि हम तो 3 बार केवल फल खाते हैं और खाना नहीं खाते। तो ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठंडी तासीर का कच्चा भोजन है, लगातार खा रहे हैं और तीनों टाइम यही खा रहे हैं और आप कुछ नहीं खा रहे हैं, तो यानी ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो दोनों बैलेंस कहा गया है, आप सलाद खाइए, फल खाइए, बैलेंस में खाइए। ऐसा नहीं केवल 3 दिन 4 दिन केवल फल ही खाते रहे, तो वो ठंडी तासीर का कच्चा भोजन है, स्प्लीन डिफिशिएंट होगी, स्प्लीन होगी तो किडनी होगी। ठीक, चलिए ये इसमें बताना जरूर, थोड़ा समझिए, समझते चलिए और पढ़ते रहिए। और जब किडनी प्रभावित होती है तो हमें इस तरह के लक्षण मिलने लगते हैं। पैर के टखनों में सूजन मिलेगी, पैर व पीठ में ठंड लगेगी, पेट में तनाव होने लगेगा, कमर में नीचे दर्द होगा और यूरिन की मात्रा घट जाएगी। और जब हृदय प्रभावित होगा तो निम्नलिखित लक्षण हमको मिलने लगेंगे। पल्पिटेशन होगा, ब्रीथलेसनेस होगी, कोल्डनेस ऑफ मतलब हैंड्स होंगे, हार्ट में एडिमा इन हार्ट हो जाएगा। इस तरह के लक्षण हमको, हार्ट जब प्रभावित होगा तो हमें इस तरह के लक्षण मिलने लगे। कोल्डनेस देखिए, धड़कन, जब ये वाला तो किडनी समझ में आ गया। पैर टखनों में, किडनी इज द कंट्रोलर ऑफ लोअर ऑरिफाइसेस,
जितने भी लोअर के भाग हैं वो सबके लिए किडनी उसका कंट्रोलर है मेन। पैर टखनों में सूजन क्यों आएगी? क्योंकि वो ठीक से काम नहीं कर पाएगी तो सूजन आ जाएगी। पैर और पीठ में ठंड क्यों लगेगी? क्योंकि कोल्डनेस, जब भी कोल्डनेस बढ़ेगी तो नेचुरली कहीं ना कहीं आपको ठंडक बढ़ेगी। आपको ब्लड तो उतना ही है लेकिन आपका लिक्विड बढ़ रहा है, ठंडा पानी बढ़ रहा है, तो वो पेट में तनाव मेन कारण तो स्पिन का है। तो दोनों की उसमें दोनों का रिलेशनशिप देखिएगा। कमर के नीचे दर्द, ये केवल किडनी का वो कंसेप्ट है कि वो नीचे जब भी दर्द होगा तो किडनी कंट्रोल, पेशाब की मात्रा घटे बढ़ेगी। ये यूरिनरी ब्लैडर को एनर्जी देता है। चाहे ये जो किडनी है, किडनी जो एनर्जी ऊपर से प्राप्त करती है लंग से, उसको क्या करती है अपने यूज में कुछ ले करके कुछ तो वापस कर देती है कि हमें नहीं चाहिए, और कुछ जो है पेशाब को दे देती है, अपने लिए यूज करती है और पेशाब बनाने के लिए यूरिनरी ब्लैडर को देती है। तो हम लोग बीएचबी में पढ़े हुए हैं कि किडनी क्या बनाती है। बीएचबी के हिसाब से किडनी क्या बनाती है? किडनी पेशाब बनाती है, ये लिखा हुआ है ना कि किडनी पेशाब बनाती है, यानी अल्टीमेट वेस्ट जो फिल्ट्रेशन करती है, जो पेशाब फिल्ट्रेशन करके वेस्ट को बाहर निकालती चाइनीज में नहीं है। चाइनीज में एनर्जी देती है किडनी यूबी को, यूरिनरी ब्लैडर को, और वो पेशाब बनाता है। क्लियर? अब हार्ट में देखिए, हार्ट क्या है? हार्ट ऊपर है, हार्ट में पल्पिटेशन सबसे पहला पल्पिटेशन बढ़ेगा। ब्रेथलेसनेस क्यों कहा? कोल्ड हैंड तो समझ में आ रहा है, कोल्ड हैंड इसलिए कि गर्मी है। गर्मी कौन है? गर्मी देता है। और हाथ की एनर्जी, वो मेरिडियन कहां पर है उसकी? हार्ट की मेरिडियन कहां पर है? हाथ में से। नहीं, अरे मैडम आप मत बोलिए, ये लोग बोलने दीजिए ना। आप लोग स्मॉल फिंगर में सर, अल्नर साइड। हाथ में है, पहले हाथ में। स्मॉल फिंगर तो सेकेंडरी चीज है, हाथ में है ना। तो हाथ ठंडे, इसलिए हाथ ठंडे हो गए क्योंकि जो है आपके वहीं पर, तो हाथ ठंडे इसलिए होंगे। हार्ट में पानी आ जाना, ओडिमा ऑफ हार्ट, वो हार्ट की वजह से है, उसकी एनर्जी, उसकी कमी है। लेकिन ब्रेथलेसनेस क्यों है? इसका कारण ढूंढिए आप ही लोग, जरा बताइए। मॉडर्न साइंस का भी यूज कर सकते हैं। ब्रेथलेसनेस क्यों है? थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप मैडम, आप मत बोलिएगा। और बोलिए, कुछ लोग, दो चार लोग बोले, सेमेस्टर 4 के ही बोल दे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कई बार बताया होगा। थोड़ा ध्यान, अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर पढ़ने का ऐसे हर बार पढ़ेंगे या रटेंगे। श्वास कक्षता क्यों है? ब्रेथलेसनेस क्यों है? कुछ तो बताइए, क्यों हार्ट? बीएचबी से बताइए सर क्योंकि किडनी सांस किडनी से लेने में हेल्प करती है। किडनी कहाँ आ गई इसमें? लंग्स और किडनी सर, लंग्स और हार्ट एक दूसरे के साथ हाँ, सांस लेने उसका सेंटर एक है। कौन सा सेंटर है? सेंटर उनका ब्रेकार्डियम सर, चेस्ट, लंग्स का। ब्लड में हेमोग्लोबिन की कमी क्या वजह से भी हो सकती है? मेडुला कंट्रोलर। यस सर। सेमेस्टर 3 मेडुला इज द कंट्रोलर। तो मेडुला कंट्रोलर है, उसका पोल वहीं पर है, बिजली वहीं से आती है। तो अगर हार्ट प्रभावित है तो लंग्स प्रभावित नहीं होगा, और लंग्स प्रभावित हो तो क्या हार्ट नहीं होगा? तो ब्रेथलेसनेस एक्सक्लूसिवली, वैसे नॉर्मली इट इज द सिम्टम ऑफ लंग्स, लेकिन चूंकि पोल एक है इसलिए ब्रेथलेसनेस और चेस्ट का जो है भराव वो हार्ट में भी होता है। हार्ट कंट्रोलर जो आपके जो छिद्र है, रोम छिद्र है, उनका कंट्रोलर कौन है? लंग्स है। लेकिन इन एसोसिएशन विद हार्ट है। इसीलिए जब कभी पसीने की बात आती है तो उसमें लंग्स का मेन रीजन है। अगर पसीना किसी को अधिक आ रहा है तो पहले आप लोग लंग्स से करेंगे, फिर हार्ट का करेंगे। लेकिन चूंकि लंग्स और हार्ट दोनों जुड़े हुए हैं, इसीलिए एक पहला सिद्धांत आप लोगों ने भूल गए। बिल्कुल वो जो वाला कहीं पॉइंट वाइज लिखते नहीं। ये कहा गया कि जब भी हार्ट का ट्रीटमेंट करें तो लंग्स का करें,
जब भी लंग्स का ट्रीटमेंट करें तो हार्ट का करें, ये भूल गए इसको। तो अगर ये आपको याद है तो तुरंत बताना चाहिए कि दोनों का ट्रीटमेंट एक साथ क्यों करते हैं, यही है। ठीक, चलिए अब फिर उसके बाद आ गया फेफड़े। फेफड़े मैडम बता रही है, चलिए। हाँ, और अगर लंग्स प्रभावित होते हैं तो पतला बलगम निकलेगा, खांसी होगी, अस्थमा होगा और काम करने में सांस फूलने लगेगा और फेफड़ों में पानी भरेगा और टीबी होगी। तो जो लंग्स की टीबी होती है वो उसके होने के चांसेस इस तरह के सिम्टम्स में मिलने लगेंगे। इसका ट्रीटमेंट है, अगर बलगम देखिए, बलगम बनाना सबसे अधिक काम किसका है? स्प्लीन का, नंबर 1। नंबर 2 लंग्स का, नंबर 3 किडनी का। किडनी 3 लोगों का है यूज। तो इसलिए पहले में स्प्लीन और फेफड़े प्रभावित हो तो पतला बलगम निकलने, कफ या बलगम यही तो है, क्योंकि फेफड़े प्रभावित हुए तो कोई इन्फेक्शन आया, अगर मॉडर्न साइंस बात करें, इन्फेक्शन आएगा, वो इन्फेक्शन बाहर निकलेगा। ठीक, खांसी आएगी, खांसी उसका बिल्कुल वो है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर मॉडर्न साइंस, यहाँ पर क्या है, ट्रेकिया के पास क्या है, वो वहां पर कोई भी चीज, अंदर कोई भी चीज इन्फेक्शन कहीं जाएगा तो क्या होगा सर? क्या होगा? टॉन्सिल। उससे निकलने टॉन्सिल्स सर, टॉन्सिल देखा भी पढ़ा ना कि कफिंग होती है। वो कहते नहीं कि जैसे होता है वो वॉच डॉग के रूप में तुरंत बोलने लगता है, तो खांसी आती है, अगर कोई आपको अंदर जाने लगे, ऐसे अंदर कोई चीज है तो उसको भी तो निकालने की कोशिश करेगा तो खांसी आएगी। तब वही तो निकालने का तरीका है, और कोई तरीका तो है नहीं, कैसे निकल जाएगा? निकलने का तरीका यही है। तो अस्थमा भी उसी का मेन काम है। हालांकि अस्थमा के रीजन और भी हो सकता है, किडनी भी हो सकती है, लेकिन काम करने पर सांस फूलना, देखिए वही ब्रेथलेसनेस शुरू हो जाएगी। प्लूरसी टीबी, फेफड़ों में पानी, प्लूरा, ये मॉडर्न साइंस, प्लूरा टीबी हो जाएगी। ठीक, तो हम लोग इसका खत्म करेंगे आगे। कल भी तो, कल एक दिन और है। नहीं सर, आज ही थी क्लास। आज ही खत्म? नहीं, खत्म तो नहीं हुई है सर, अभी तो बहुत है सर इसमें। वही तो कह रहे हैं, नहीं 2 दिन में है कि एक ही दिन का है आपका? सर एक ही दिन का है। एक दिन और चाहिए? सर अभी तो पूरा नहीं हुआ सर। और समय तो पूरा हो गया, जी हम लोग सर। एक दिन और देंगे फिर किसी तरह। जी सर, ठीक है सर। एक दिन और सर बस देंगे। मैं इसका लास्ट ट्रीटमेंट बता देती हूँ इसका, हाँ जो बताइए। अभी हुआ है, बस इसका लास्ट ट्रीटमेंट, मतलब ट्रीटमेंट बता करके यहीं पे खत्म कर दें। अगर किडनी इन्वॉल्व है, अगर इसमें किडनी इन्वॉल्व है तो K7, SP6, SP9, ST28, GV4, CV9, UV20, 22 और 23 होंगे। इसमें कुछ पॉइंट टोन होंगे, कुछ पॉइंट सीडेड होंगे। जो सिडेशन वाले पॉइंट हैं SP9, ST28, CV9 और UV28, 22, ये चारों पॉइंट सीडेड होंगे, बाकी सारे के सारे टोन होंगे। इस तरह से हमें ये ट्रीट करना पड़ेगा। और अगर इसमें हार्ट इन्वॉल्व है तो GV14 और UV15 को इसमें ऐड कर देंगे। और अगर लंग्स इन्वॉल्व है तो LU7, UV13 और GV गवर्निंग वेसल्स 12 को ऐड करके हम इन ऑर्गन का ट्रीटमेंट इस तरह से करने लगेंगे। तो आज मैं यही खत्म करती हूँ, बाकी फिर बाद में नेक्स्ट क्लास में बाकी का फिर आप नोट कर लीजिए कहाँ पर है मैडम। जी सर, कर लिए। तो हम लोग जो है अभी